किसान मानो 100 में 90% किसान फेल हो जाता है। अच्छा, जो किसान लगाते हैं वो मई जून के टाइम में जो बता रहे हैं। जून जुलाई में जो नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं फतेहपुर उत्तर प्रदेश का। ये औंग एरिया है, औंग गांव है, और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जाने माने किसान राम सिंह पटेल जी हैं, जो कि बहुत जगह से सम्मानित भी हैं और किसानों को इनसे बहुत ज़्यादा सीख मिल रही और बहुत अच्छे लेवल पे ये खेती करते हैं। खासकर इनकम के मामले में बहुत फेमस हैं कि खेती से कैसे ज़्यादा इनकम की जाए, वो इनका मॉडल है। तो आज इनसे जानेंगे इनके मॉडल के बारे में। और ख़ास आज की जो चर्चा है वो ये वाला जो वीडियो है वो स्पेशल है प्याज की खेती के लिए, कि प्याज की खेती करने वाले जो किसान हैं उनको प्याज की खेती करना है तो अधिक उत्पादन, अच्छी क्वालिटी, कैसे नर्सरी लगाएं, क्या सावधानी बरतें, कहाँ से बीज लाएं, कैसे उसको तैयार करें, कब उसको हार्वेस्ट करें, कब उसको मार्केट ले जाएं, इन सब के बारे में आज हम राम सिंह पटेल जी से जानेंगे। तो पटेल जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। किसानों को प्याज की खेती के बारे में बताएं कि साल में कितनी बार प्याज की खेती की जा सकती है और किस किस सीजन में प्याज की खेती करी जाती है, क्या क्या चैलेंजेस रहते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखो, अगर प्याज की खेती के बारे में आप पूछो तो हम तो वो किसान हैं कि साल के 12 महीने प्याज की खेती करते हैं जी। लेकिन अगर व्यावसायिक रूप जिससे अच्छा हमें इनकम हो, उसके लिए एक ही मतलब सीजन की फसल होती है खरीफ प्याज। अच्छा, खरीफ प्याज में क्या होता है कि ये जब ये हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस समय पूरे देश में प्याज की कमी होती है। जब प्याज की आवक कम है और जो है खपत ज़्यादा है, तो उस समय ऑटोमेटिक हमेशा अच्छे रेट मिलते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस है खरीफ प्याज पे हम रखते हैं। हमारे पीछे आप देखेंगे तो ये नर्सरी लगी हुई है कि ये नर्सरी तैयार की गई है। किस सीजन में प्याज लगाएंगे आप इससे? देखिए, हम जो खरीफ प्याज है कि जब फसल हम करते हैं तो दो पद्धतियों से खरीफ प्याज की फसल होती है। एक नर्सरी पद्धति, एक बल्वेट पद्धति। अच्छा, इसमें अंतर क्या है? सबसे मेन ये है कि खरीफ अगर नर्सरी से हम प्याज करते हैं तो उस समय जून जुलाई पे टेम्परेचर और बरसात दोनों अप डाउन बहुत होते हैं। अच्छा, तो उस समय हर किसान मानो 100 में 90% किसान फेल हो जाता है। अच्छा, जो किसान लगाते हैं वो मई जून के टाइम में जो बता रहे हैं। जून जुलाई में जो नर्सरी डाली जाती है। खरीफ अगर प्याज हमें करना है तो 15 जून से 15 जुलाई टाइम होता है। उस समय अगर अनुभवशील किसान नहीं है तो उस समय उसको ये मान चलो 100 में 90 किसान फेल हो जाते हैं, 10 जो है उसमें होते हैं। अच्छा, लेकिन ये पद्धति और है जो बल्वेट पद्धति। अच्छा, बल्वेट प्याज की नर्सरी की रोपाई 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच में होती है। हमने 22 जनवरी को ये नर्सरी डाली है। ठीक है, आज 11वां-12वां दिन है। नर्सरी सब उग आई है। और क्या है इसमें सावधानी क्या रखनी होती है? शुरुआत में हमें 1 सप्ताह खुला पानी नहीं देना होता है। अच्छा, पहले तो यहाँ से बात करें। कि ये जो नर्सरी तैयार की आपने, इसका बीज कहाँ से लाए? इसका देखो, बीज ये किसान को ध्यान में रखना है। हर वैरायटी की बल्वेट नहीं बनती। ठीक है। कुछ रिकमेंडेड जो है प्रजातियां हैं, जैसे लाइन 883 है और HRDF की और ADR है, इनकी बनती है। जैसे पंच गंगा है, एलोरा किंग है, एलोरा चाइना किंग है, एलोरा बादशाह है। इन कुछ खास प्रजातियों की ही बल्वेट बनाई जाती है। अगर आपने जो इस प्रजाति की बल्वेट रिकमेंडेड नहीं बनाओगे तो आपको नुकसान होगा। मतलब कुल मिला के जिस प्याज की खेती करनी है उसी से रिलेटेड जो अच्छी वैरायटी है उसी की नर्सरी हमें डालनी चाहिए। ठीक है। और इसका जो है बीज, इसका बीज जो है हर साल अलग अलग रेट होता है। अच्छा, और राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान का सरकारी संस्थान है, वहीं से ये लाइन 883। किस जगह है ये पहले नासिक में थी। अब हेड ऑफिस उसका जनकपुरी नई दिल्ली में हेड ऑफिस है। अच्छा, और ये हर प्रदेश पूरे ऑल इंडिया में ये प्रजाति फेमस है और हर जगह हर प्रदेश के लिए उपलब्ध है। तो ये किसानों को कैसे मिले? जो हर प्रदेश में इनका एक संस्था है। जैसे अपने उत्तर प्रदेश में 2 संस्थाएं थी, एक देवरिया एक कानपुर, लेकिन कानपुर की खत्म हो गई, देवरिया है। अच्छा, अगर किसान देवरिया से मंगा सकता है बीज। इनकी संस्था का नाम क्या है? राष्ट्रीय बागवानी
अनुसंधान प्रतिष्ठान के नाम से है। ठीक है। तो वहाँ से आप मंगा सकते हो। हर जिले में नहीं होगी वो, जैसे उत्तर प्रदेश में, हाँ बस बलिया में, हर जिले में नहीं है। अच्छा। जैसे आपको या दिल्ली में से आप हेड ऑफिस से मंगा सकते हो, दिल्ली या नासिक से मंगा सकते हो, राजस्थान कोटा है, इंदौर है। अच्छा। तो हर प्रदेश जो में इनके संस्थान है वहाँ से आप मंगा सकते हो। ठीक है। पर ज्यादातर किसान कहाँ से लाते हैं? हम लोग तो दुकानों से लाते हैं ज्यादातर। तो नहीं, हमारे जैसे हमारे जो सीड वाली हमारे फतेहपुर या आसपास के जो जिला के किसान जो खरीफ प्याज कर रहे हैं, आपको बता दें नाले चलिए उत्तर प्रदेश में फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट खरीफ प्याज में नंबर 1 पे है। तो उसमें क्या है कि जैसे हमारा बीज आता है उसी के साथ में हम बड़े पैमाने पे, हमारा पीओ भी है और मलवा कृषक प्रोड्यूसर कंपनी के डायरेक्टर भी है। ठीक है। तो एक एफपीओ भी बनाया है राम सिंह पटेल जी ने, जिसमें बहुत सारे किसान हैं और उस एफपीओ के माध्यम से अन्य किसानों के लिए भी बीज आ जाता है। तो उसी समय जैसे हमारा बीज आता है, जो किसान ने कह दिया या किसी एफपीओ ने कह दिया कि मुझे इतना बीज चाहिए, तो एक साथ आ जाता है। तो वो क्या है, जब एक साथ आता है तो हमें कुछ कंसेशन भी मिल जाता है। दूसरी बात, जो भाड़ा है वो बहुत कम लगता है। ट्रांसपोर्ट से हमारे आ जाता है, सबको सस्ता मिलता है और उसमें कमीशन कोई नहीं होता। ठीक है। तो ये जो बात हुई कि बीज कहाँ से मंगवाया जा सकता है और बीज कौन कौन सी वैरायटी का होना चाहिए। अब जो बीज बोने की विधि है, कितने एरिया के लिए कितना बीज बोया जाता है? अब हाँ, यही चीज है कि देखो एक एकड़ के लिए 30 किलो बीज पर्याप्त है। अच्छा, 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए 30 किलो बीज पर्याप्त होता है। लेकिन अब हमें क्या है, बहुत चौड़ी नहीं, यानी 3 फुट चौड़ी या 3.5 अधिकतम 4 फुट चौड़ी हमें खेत की सुविधा के अनुसार, और हमें क्यारियां बना लेना है। क्योंकि बीच में मतलब बेड, हाँ ये बना हुए हैं ऐसे, इसमें जो है कि जिससे कि आप किसान को इसी मेड़ पे बैठ के इसकी जो खरपतवार या निराई गुड़ाई करनी है, इसी से करना है। जो भी काम करना है हमें बीच में नहीं घुसना। 3 से 4 फुट बस चौड़ाई रख सकते हैं, लंबाई कितनी भी कर सकते हैं। और ऊंची, देखिए यही चीज किसान को समझना है। जब हम इधर 15 जनवरी 15 फरवरी के बीच में नर्सरी जब डालते हैं, तो हमें प्लेन क्यारियां, उठी हुई क्यारियां नहीं बनाना है। किसान गलती क्या करते हैं, उठी, उस समय गर्मी की सीजन है, आप पानी नहीं दे पाओगे। लेकिन जब जून जुलाई में हम बोते हैं, तब हमें उठी हुई 6 इंच की उठी हुई क्यारियों पे नर्सरी डालनी होती है। जब जून जुलाई में करें तो उठी हुई क्यारियां, और जब हम इधर करते हैं ये सीजन जो जनवरी फरवरी में अगर हम डाल रहे हैं, तो हमें प्लेन क्यारियां। एक चीज और ध्यान है, जैसे किसान अब थोड़े पैमाने पर करना चाहता है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे 7 से 8 ग्राम बीज हमको बलवेट बनाने के लिए 7 से 8 ग्राम बीज ही 1 वर्ग मीटर पे डालना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप घना कर दोगे तो बहुत छोटी बलवेट बनेगी। अगर आप नर्सरी की बात तो अगर आपने कम बीज डाल दिया तो बड़ी किया। लेकिन 1.5 सेंटीमीटर व्यास की ही बलवेट सबसे अच्छी मानी जाती है। समझ गए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, और ये ध्यान देने बात है कि हमें इतने एरिया के लिए इतना बीज, अगर जैसे कुछ थोड़े पैमाने में एकड़ में नहीं करना है, तो एक बीघे में करना है, या हमें कहते 2 बिस्वा में करना है, 3 बिस्वे में करना है, 1 किलो बीज करना, 2 किलो। तो इसीलिए हम दोनों पहलुओं में बात कर रहे हैं। अगर एकड़ में करना है तो इतना पड़ेगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर के हिसाब से अगर थोड़ा से करना है तो 1 मीटर स्क्वायर पे हमें 7 से 8 ग्राम बीज ही डालना है। और उसको बस बढ़िया करके और हाथ से मिला देना है, यानी बस हाथ से। वो हम वीडियो किसानों को देते रहते हैं। और देखो, बीज जब हमें बीज बोना है उस समय बीज शोधन भी हमें जरूरी होता है। बीज शोधन के लिए कैसे करें? हम जैसे है कि क्या करते हैं, थोड़ा एक देसी गुड़ ले लीजिए, उसका थोड़ा सा शरबत बना लीजिए। वही स्थिति होनी चाहिए जैसे हम लोग पीते हैं ना, उस बस थोड़ा से उससे ज़्यादा मीठा। और इसके बाद उसी बीज पे हम डाल के उसको बीज को अच्छी तरह से नम कर लेते हैं कि हमें उसमें टाइकोडर्मा से शोधित करना, तो टाइकोडर्मा हमें चपक जाए। तो ये मान चलिए कि हमें 1 किलो बीज पे 5 ग्राम टाइकोडर्मा डालना है। अगर मान लीजिए कहीं खुदा न खास्ता आपका शरबत ज़्यादा होगा, थोड़ा गीला होगा, ज़्यादा भी हो जाएगा, तो आपको वो नुकसान करने वाला नहीं। ठीक है। इसके बाद हमें रेशियो, अगर हमें जैसे आपने रकबा नाप लिया है, क्यारी बनी है, क्यारी के हिसाब से बांट लीजिए। ठीक है। उसी हिसाब से बीज आपको छिटवा विधि,
अच्छा, क्योंकि छिटकवा विधि। हाँ छिटकवा लाइनिंग से नहीं बोना है, क्योंकि लाइनिंग से बोगे एक तरह होगा, हमें उसके एक चावल की गैपिंग भी चाहिए हर दाने के बीच में। तो अगर लाइन से बोते हैं तो वो एक जगह हो जाएगा, बाकी वाली जगह खाली पड़े रहे। तो ये बल्वेट विधि की जाती है वो छिटकवा विधि से ही की जाती है। छिटकवा विधि से आप आराम से बढ़िया से छीट दीजिए और इसमें हाथ से खबो दीजिए। पहले नरमट बढ़िया क्यारी बना के बाद हाथ से इसमें ये दिखा है, हाँ ये आपका हम देख रहे हैं, ये नर्सरी हमें दिख रही है हुई। हाँ तो ये नर्सरी है जो दिख रही है, ये सब छिटकवा विधि से। ये देखिए छोटे छोटे ये अभी वहाँ पे हम आपको बड़ी इधर थोड़ा नमी कम आई है, तो ये जो है तो इससे क्या हुआ अब देखो। अब इसके बाद आपका ये जो जिसे उगाई, उगने के बाद आप अगर खरपतवार ज्यादा नहीं तो हाथ से निराई कर सकते हैं। अगर खरपतवार है तो आपको नोट कर लीजिए, बहुत संतुलित चीजें हैं। आपको एक जो 15-16 लीटर का पंप होता है उसमें 15-16 लीटर की जो स्प्रे वाली टंकी होती है उस पे 5 ml ऑक्सीगोल्ड और 20 से 25 ml टरगा सुपर। ये कम से कम 30 दिन बाद, जब नर्सरी की बुआई के 30 दिन बाद अगर खरपतवार है तो हमें डाल देना है। तो खरपतवार खत्म हो जाएगा, खरपतवार खत्म हो जाएगा और नर्सरी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए ऑक्सीगोल्ड को हमें सिरिंज से 1-1 ml का हिसाब है, अगर आपने ज्यादा कर दिया तो साइड इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अगर हमें टरगा सुपर अगर थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो साइड इफेक्ट कितने एरिया के लिए? ये एरिया नहीं, अब 1 एकड़ में हम लोग तो स्प्रे करते हैं, या मान चलो 5 या 6 मशीन में 1 एकड़ का स्प्रे हो जाता है। मतलब 5 से 6 टंकी 1 एकड़ का स्प्रे जो है 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और एक टंकी में जो बताया आपने, ये एक टंकी का डोज है कि 5 ml ऑक्सीगोल्ड और 20 से 25 ml टरगा सुपर मिला के आपको स्प्रे करते हैं। एक टंकी बना लेनी है। खरपतवार का काम खत्म। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये कब डाला जाए नर्सरी के बोने के? 30 दिन बाद जब खरपतवार 2 पत्ती 3 पत्ती से ऊपर ना होने पाए तब हम, तभी इतना बड़ा हो पाएगा 1 महीने में। वो जब नर्सरी जग के आएगी वैसे वो आएगी। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमें इसमें जो पोषक तत्व देने हैं, क्योंकि नर्सरी है तो इसमें हमें पोषक तत्व भी देना है। तो हमें एकड़ में मान के लिए कि जैसे 20 किलो हमने यूरिया ले ली, बहुत नॉर्मली एकड़ की बात हम कर रहे हैं, 20 किलो ले ली। इसी में 5 किलो फेरस सल्फेट ले लिया और 5 किलो जिंक सल्फेट ले लिया। अच्छा। अब उसको क्या है, तीनों को पहले यूरिया पे हम फेरस सल्फेट मिलाएंगे तो वो नम होगी। नम होने के बाद जब हम जिंक सल्फेट मिलाएंगे उसी में चिपक जाएगा और हम ट्रैप ड्रेसिंग छिटकवा विधि से फेंक देंगे। ठीक है। तो ये होगा। फिर हम इसके जो है जैसे 30 दिन की अवस्था पे दे दिया, फिर 45 दिन या 50 दिन के बीच में एक फिर हम लोग 20 किलो यूरिया एकड़ में, 5 किलो या 2-3 किलो फेरस सल्फेट, इससे मैग्नीशियम सल्फेट आप ले लीजिए 2-3 किलो, और उसी पे 5 किलो सल्फर, जो कोसावेट WDG सल्फर आता है। अच्छा, ये तीनों मिला के आप डाल देंगे, आपकी नर्सरी बिल्कुल स्वस्थ तैयार होगी, बढ़िया तैयार हो जाएगी। बस इतना इसमें होता है। अगर और अच्छा आपका जैसे रिस्पांस लेना है तो 30 दिन की अवस्था पे 19-19 का जो स्प्रे वाली खाद होती है, ठीक है, नर्सरी पे 75 ग्राम, मतलब एक पंप में 75 ग्राम से ज़्यादा नर्सरी शुरुआती दौर पे हमें स्प्रे नहीं करना है। ठीक है। ये ध्यान रखना है, मात्रा का बहुत ध्यान रखना नहीं। आप अगर ज़्यादा डाल दोगे, नर्सरी नाजुक होती है तो आप नुकसान उठा बैठोगे। ठीक है। तो इस तरह से फिर इसके बाद हमें जो है 13-0-45 का स्प्रे करना होता है, 45 से 50। फिर जब गांठ बन रही होती है उस समय हमें 0-52-34 का स्प्रे करते हैं। नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये नर्सरी एक ये मान चलो आज जो अभी बोई जा रही है, ये लास्ट अभी 22 को बताया, ये लास्ट अप्रैल शुरू मई में इसकी खुदाई हो जाएगी। ठीक, मतलब आपने इसको बोया 22 जनवरी को बोया और लास्ट अप्रैल शुरू मई में इसकी खुदाई होगी। अब इसकी देखो खुदाई होगी, इसकी उस समय खुदाई टाइम ये किसान को बहुत ध्यान रखना है। उस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उस समय लापरवाही नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय अगर आपने लापरवाही की तो बल्वेट आपकी खराब हो जाएगी। हमें
पत्तों से ढकते हुए रख के चलना है। जैसे क्यारी में हमारी है तो लेबर चलेगा तो एक जैसे छप्पर नहीं छाया जाता है एक ऊपर एक वैसे, तो बल्ब पे धूप नहीं लगनी चाहिए, पत्तियों से ढकते हुए पूरा चला की रहेंगी उसी यही नर्सरी की पत्तियों से नर्सरी की पत्तियों से ढक देना है। अच्छा, दो एक तो ये है कि खेत में अगर अगल बगल जैसे हमारे बाग है तो बाग हम जैसे खुदाई होगी हम तुरंत इसको उठाते जाएंगे और बाग में छाया में ये पीछे बाग देख रहे हैं इसी में हम छप्पर जैसा रखते चले जाएंगे। उस समय टेम्परेचर रखा, फिर उसके ऊपर फिर मतलब ये जो जैसे ये उसकी पत्तियां हो गई, पत्तियां ढकते हुए बस गांठ को ढकते हुए रख देते हैं और उस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है तो उस समय अपने आप छाया में भी फसल सूख जाती है। अब देखो रखने के दो तरीके हैं। एक तो है कि हम बंडल बना के रखें, ठीक है। तो अगर हमें बंडल बनाना है तो खुदाई के 1-2 दिन बाद ही नहीं, ज्यादा सूख जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। तो हमें रस्सी से उसके बंडल बना लेना है, ठीक है। और ये साइज लमसम बंडल हमें बना लेना है और रस्सी से बांधना है और रस्सी से बांध के रस्सी के इतने हमें वो फुंदा निकाल लेना है, क्योंकि हमको टांगना है उनको। अगर हम रस्सी छोटी रखेंगे तो हमें दिक्कत होगी, फिर बांधना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि जो ये तार है, यही तार हमें, ये तार जो है यूज होता है कि हमें धन्नी में ये बांध दी गया और वहां से तो इसमें क्या होता है, ये कांटे होते हैं तो आप बांधोगे तो वो जो जितने बंडल हैं वो खसक के नीचे नहीं आएंगे और एक बंडल पे 2.5-3 कुंटल तक हम टांग देंगे। इसी तरह एक धन्नी जैसे कच्चा मकान है तो उसमें एक नहीं, ये जो बता रहे हैं वो प्याज की बात बता रहे हैं, ये वही बल्बेट नर्सरी टांगनी है। हाँ, रखने का तरीका भी बता रहे हैं, अगर तरीका नहीं मालूम तो आप परेशान हो जाएंगे, नर्सरी खराब हो सकती है। हाँ, तो आपको यही तार लेना है और अगर धन्नी वाला है तो एक दीवार के साइड एक बीच में 3, मतलब एक धन्नी पे आप 6-7 कुंटल बल्बेट की नर्सरी टांग सकते हो। नर्सरी टांगेंगे तो जो इसकी पत्तियां होती हैं वही उसी तार में फंसा दी जाती है। नहीं, वो जो रस्सी से बंधा बंडल बांधा और जो रस्सी है उसी में रस्सी बांधते चले जाओ। नीचे से शुरू करना है, ऊपर से नहीं, नीचे शुरू करते चले जाओगे ना तो एक गोला सा बनता चला जाएगा और ऊपर तक आप बस अब स्टूल या कुर्सी रखे ऊपर तक छत तक बांध दीजिए, किसान कर सकते हैं। दूसरी पद्धति, अगर जो हमने बताया कि छप्पर नुमा जमीन में रख दीजिए, रखने के बाद साफ सुथरी जगह बना के रखना है और 8 दिन बाद जब दोपहर में आप जब टेम्परेचर ज्यादा हो उसको हाथ से रगड़ दीजिए, क्योंकि काटेंगे तो लेबर चार्ज बहुत आएगा। अगर हाथ से रगड़ोगे सब टूट जाएगा। अच्छा। और टूट जाएगा उस समय पछुआ हवा चलती है, वो सा लीजिए, फर्स्ट क्लास बल्बेट आपकी तैयार हो जाएगी। और उसको कहीं भी ये रखने के कितने दिन बाद करनी है? ये 8 से 10 दिन बाद, जब वो आप खुद देखेंगे, एक दिन हाथ से अगर मार के देखो कि हमारी बल्बेट टूट जाती है। मतलब जो गांठ होती है प्याज की और गांठ के ऊपर जो ये रहती है पत्तियां, वो ऑटोमेटिक टूट जाएंगी तो हमारी गांठ वो तैयार हो जाएगी। तो वो जो है जब तैयार हो जाएगी तो उसको 6 इंच मोटी, जहाँ नमी न हो और पानी न हो, आप हमारे घर पे तो देखोगे कि एक नमी ना हो, पानी ना हो, सूखी जगह हो, आप कहूँ भुसौरा वाली जगह में डाल दो तभी वो खराब नहीं होगी। 6 इंच मोटी आप फैला दीजिए, 6 इंच नीचे से 6 इंच मोटी बस जमीन पे ही आप फैला दीजिए। इसके बाद आपको वही 2-2.5 महीने घर पे रखना है। जैसे 15 अगस्त के इर्द गिर्द, अगर हमारा उस समय देखो बरसात का सीजन होता है, उस समय हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, जब खरीफ प्याज करना है तो हमेशा ऊंची जमीन का हम चयन करते हैं। ऊंची जमीन का जहाँ पानी का भराव ना हो। हाँ, बरसात चाहे जितना हो, अब नहीं कि 24 घंटा आपका पानी भरा है तो भरा है, पानी बरसता रहे, निकलता रहे। ऐसी जमीन का चयन करना चाहिए। अब उसके बाद जो है जैसे सपोज करो कि हमारा 10 अगस्त को ही मौसम खुल जाता है, तो हम ये 15 अगस्त नहीं पकड़ के चलेंगे। उस समय हम 10 अगस्त से ही रोपाई शुरू कर देंगे। समझ गए, मौसम को देखते हुए हमें 15 अगस्त के अबाउट से नर्सरी, और जिस दिन आप रोपाई करोगे डेट नोट कर लेना। ये प्रजाति ऐसी है कि रोपाई के 65 से 70 दिन बाद आपकी हार्वेस्टिंग, आपका मंडी माल पहुंच जाएगा। 65 से 70 दिन में अब एक ये तैयार हो जाएगा। हाँ, एकड़ में 100 से 125 कुंटल पैदा होता है। एक एकड़ में 100 से 125 कुंटल पैदा होता है। तो ये आपने किया है या बताया जाता है? नहीं, हमने किया है। अच्छा, हम जो को सुनी सुनाई बात पे हम विश्वास करने वाले किसानों में अच्छी बात है, इसीलिए पूछा आपने। हम वो चीज बताते हैं जो हम स्वयं प्रैक्टिकली करके बताते हैं। बहुत चीज और जानना चाहेंगे कि नर्सरी में पानी कब कब देना चाहिए और क्या अच्छा तरीका रहता है? देखिए, शुरुआत पे किसान को
हफ्ता भर जब तक जार्मिनेशन नहीं हो जाता तो हमें हल्का पानी देना। हल्का पानी देना है। देखो इसके कई सिस्टम है। हाँ। ये अलग अलग विधि है। बहुत किसानों के पास, जैसे हमारे पास स्प्रिंकलर है, हम स्प्रिंकलर ये आप देख रहे होंगे, स्प्रिंकलर लगा है तो स्प्रिंकलर से दे रहे हैं। सबसे अच्छा तो स्प्रिंकलर होता है, चाहे मिनी हो या टोटल स्प्रिंकलर है, मिनी स्प्रिंकलर और इस पद्धति से। लेकिन अब बहुत किसानों के पास, अगर छोटे किसान हैं या गरीब किसान हैं, उनके पास ये व्यवस्था नहीं है। तो हमें क्या करना है, 10 फुट पे एक पहली नाली 10 फुट पे देंगे। दूसरी नाली हम 20 फुट पे देंगे। जैसे मान लीजिए ये नाली आपने एक दे दिया पूरा, और इसके बाद फिर जो दूसरी नाली देंगे हम 20 फुट पे देंगे, क्योंकि हम इस नाली से पानी डालेंगे और इसको मतलब एक नाली जैसे ये बनाई तो दोनों तरफ 10 फीट पे, हाँ 10 फीट 20 फीट पे, अगली जाएगी 20 फुट, फिर अगली 10 फुट पे, फिर 20 फुट पे। अच्छा, क्योंकि हम इधर से पानी उलझना है। अच्छा, अगर देखो इस समय पानी की ज्यादा जरूरत होती है। आप कहते हो कि हम जो है बाल्टी से हजारा से दे लेंगे, अगर बड़े पैमाने पे तो आप नहीं दे पाओगे। ठीक बात है। तो हमें कम मेहनत, कम सिस्टम में, तो हमें अगर स्प्रिंकलर है बहुत अच्छा है। नहीं है, नाली बना लीजिए 10 फुट में, इधर 3 क्यारी काट लीजिए और उधर 6 क्यारी के बाद, तो इधर से पानी डालोगे, मतलब 3 क्यारी चला जाएगा। जैसे एक साइड आपने बेड बना लिए, 3 बेड और एक साइड फिर नाली में दे दिया। फिर अच्छा, इस नाली से देखो 3 बेड इधर सींच लोगे, 3 फीट इधर, 3 बेड इधर सींच लोगे, 6 सींच गए। लेकिन हमें जो अगला नाली देना है तो और 3 फीट छोड़ के उधर से हम उधर 3 फीट सींच लेंगे। ठीक है। कैसे सींचने के लिए नाली दे दी, पानी आया फिर तो बस जब जार्मिनेशन हो जाए, जो ये कंडीशन है हमारी। पहला पानी कितने दिन में? पहला तो नर्सरी बोने के तुरंत बाद से हमें पानी देना है। जैसे नर्सरी बोई तुरंत पानी देना है। लेकिन हल्का पानी देना है। ठीक है। अगर आपने खुला पानी दे दिया तो जार्मिनेशन आपका 50% ही हो पाएगा। अच्छा, नर्सरी के लिए फिर स्प्रिंकलर जरूरी है? स्प्रिंकलर जरूरी है, या फिर 8 दिन आप वो बरा बनाइए, उससे पानी उलझना है। हाँ, अगर थोड़े में है तो हजारा से आप कर सकते हो। थोड़ा है तो हजारा से भी आप कर सकते हैं। देखिए, अगर थोड़ा है तो आप पुआल ढक सकते हो, हजारा से सींच सकते हो, क्योंकि अब जब अगर पुआल से ढक दोगे तो पानी की कम आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पुआल से नमी बनी रहेगी, यानी ऊपर मल्चिंग हो जाती है कि पुआल से, और इसके बाद हजारा सींच सकते हो। और अगर बड़े पैमाने पे तो स्प्रिंकलर बहुत जरूरी है। ठीक बात है, समझ रहे हैं। अगर हमें एकड़ पे बीघे पे बात करनी है तो स्प्रिंकलर होना चाहिए, चाहे मिनी स्प्रिंकलर हो और या पोर्टल स्प्रिंकलर हो, हमें होना चाहिए। और इसके बाद जैसे जार्मिनेशन हो, बताया कि तुरंत बाद। और दूसरा पानी जब थोड़ी नहीं, पानी पर डे हमें स्प्रिंकलर चलाना है। ओके, जब तक नर्सरी बड़ी ना हो जाए, नर्सरी जब तक जग ना आए तब तक हमें हर प्रतिदिन नर्सरी में हल्का हल्का हमें पानी देना है। ये भी बहुत जरूरी कि नर्सरी डालते हैं तो प्रतिदिन उसको नमी रहनी चाहिए। उसको पर्याप्त नमी चाहिए। ठीक, अगर आपने 1 दिन दिया फिर 2 दिन नहीं दिया फिर तो आपका जार्मिनेशन मुश्किल हो गड़बड़ से मान के लो, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, लगातार पानी से ये मिट्टी टाइट तो नहीं होती है? ना, जब फव्वारा से पानी गिरता है तो ये बिल्कुल ज्यों का त्यों रहती है। अच्छा, मिट्टी बढ़िया रहती है ऊपर वाली। तो इसलिए अगर इस तरह जो होगा एकदम फर्स्ट क्लास नर्सरी आपकी जग के तैयार हो जाएगी। तो हमने बताया, एक तो स्प्रिंकलर व्यवस्था नहीं व्यवस्था है, आप नाली बना के पानी दे सकते हो, उलीच सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो सिस्टम आपके पास ज्यादा बड़े पैमाने में नहीं है तो आप अगर विश्वम कर रहे हो तो आप बो दीजिए, पुआल से ढक दीजिए, हजारा से पानी दीजिए। तो उस समय उस हजारा से देने में कम पानी देना पड़ेगा। छोटे एरिया के लिए हजारा आप दे सकते हो। ये पद्धति है पानी की। और इसके बाद आपको पानी गर्मी सीजन रहेगा, जैसे फसल में पानी देते हैं वैसे जब हमें लगे कि हमारी फसल को पानी चाहिए, हमको 8 दिन 10 दिन में पानी देते रहना। ठीक है, जब इसको उखाड़ते हैं, मतलब अब हम आपको तैयार बेल को जब निकालेंगे, हाँ, एक सावधानी हमें रखना है। जब हमें हमारे खेत में देखोगे लास्ट अप्रैल में जब हमारी इसमें नर्सरी में छोटी छोटी गंठियां बन जाएंगी, जब देखो कि एक खेलने वाली जैसे 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर व्यास की हमने बताई, तो हर किसान नहीं अनुमान लगाएगा, लेकिन हम कहते हैं खेलने वाली जो गोली होती है वो साइज जैसे समय आ जाए, जैसे कंचा होते हैं छोटे छोटे, तो उस साइज से जब हमारे पास जब हमारी नर्सरी पे गांठ आ जाए। वजन कितना? लगभग 20? अरे वो तो बहुत कम होता है, 5-10 ग्राम, बस 5 ग्राम और इसे कुछ उसका साइज होगा। लेकिन बस इसके बाद हमें पानी नहीं देना है, तब नहीं देना है, इसलिए नहीं, फिर गांठ और बड़ी हो जाएगी। और उसको जो है ना, हमें उस समय पहले 05234 का स्प्रे करना है। और खुदाई से पहले हमें जो है 8-10 दिन पहले हमें 0050 का स्प्रे और उसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और कार्बेंडाजिम मिला करके हमें जो है
स्प्रे कर देना है, जिससे हमारी नर्सरी पूर्णतः स्वस्थ रहेगी और सुरक्षित रहेगी। ठीक है। और निकालने से कितने दिन पहले पानी नहीं देना या देना है? नहीं, जब गांठ आ जाए तो हमें पानी फिर नहीं देना है, और बस इसके बाद हमको जैसे स्प्रिंकलर या उलझ करके बस तुरंत खुदाई कर लेना। समझ गए। ठीक है। तो ये तो इस तरीके से, हाँ, वो पत्ती जब खुद पत्ती वो कलर आ जाएगा गांठ पे, जैसे प्याज का कलर होता है वो कलर आ जाएगा, लाल हो जाएगी गांठ, तो हम खुद जान जाएंगे कि हमारी और पीला पत्तियां पीली हो जाएंगी। हाँ। जब हमारी फसल वो बल्बेट पक जाएगी तो पत्तियां पीली हो जाएंगी और उसमें कलर आ जाएगा। अच्छा। जो प्याज में कलर होता है, सिंदूरी कलर और लाल कलर, वो आ जाएगा। और जैसे आ जाए तो समझ लेना कि हमारी नर्सरी परिपक्व हो चुकी है, और इसके बाद हमें खुद के रख लेना है। ये है। तो इस तरीके से आप नर्सरी तैयार कर सकते हो, और इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आपकी नर्सरी बेहतर होगी, और आशा भी है कि आप सबको बहुत सारी चीज़ें जानने समझने को मिली होगी। राम सिंह पटेल जी ने जो बातें कहीं वो वाकई बेहद किसानों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।